आपकी जर्नी सुन के मुझे फ्रॉम द मूवी 3 इडियट एक सीन याद आती है जिसमें माधव अपने पापा को कहते हैं अब्बा नहीं मानेंगे अब्बा नहीं मानेंगे। बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू फोटोग्राफी एंड उसके पापा पेरेंट्स का ड्रीम था कि जो इंजीनियरिंग करे। और मैंने देखा तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई क्योंकि ये मूवी शायद मेरे हिसाब से 2010-11 के आसपास थी, मुझे पूरा एग्जैक्टली याद नहीं। क्योंकि उस मूवी में एक और डायलॉग था, अगर आप अपने मन से कोई काम करते हो, प्रोफेशन अगर आप वो चूज करते हो जो आप दिल से चाहते हो, तो वो काम नहीं लगता। हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स अपने अधूरे सपने अपने बच्चों में देखते हैं, तो दोनों चीजें पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट बेसिकली किसमें है। कि आपको 8, 9, 10 3 साल मिलते हैं कि आप तरह तरह से अलग अलग तरह से अपने आप को ये जांचें परखें कि आपका इंटरेस्ट तो आपको पता ही होता है। वो पूछते हैं तो वो बोलता है कि कहता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो अपना बताएगा। स्किल पहचानने के कई रास्ते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग इन दीज वेरी टफ एग्जाम्स उनको पता चलता है कि हमारा इंटरेस्ट का फील्ड ये नहीं है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनका तो आप हालत सोच ही लीजिए। अब मैंने साइंस ऑप्ट कर दिया है, अब साइंस में क्या क्या ऑप्ट कर सकती हूँ, इसके बारे में आप बताइए मुझे। सबसे पहले तो 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स को ये बताना चाहिए कि आप कौन कौन से 11th में कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो। अक्सर घरों में नेगेटिव मोटिवेशन ही मिलता है पेरेंट्स से, तो विच इज मोर इम्पैक्टफुल। एक चीज जो आप नेगेटिव मोटिवेशन बोल रहे हैं तुमसे नहीं हो पाएगा। हम लोग चूंकि रूरल और अर्बन दोनों तरह के स्टूडेंट से डील करते हैं, वो जो प्रेशर क्रिएट करना है ताकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़े, वो कई बार नेगेटिव मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जो बच्चे देने वाले हैं 10th एग्जाम, उसके बाद आएगा स्ट्रीम कौन सा सिलेक्शन करना है, क्या पहले तो पास हो जाए अच्छे नंबरों से। जैसे मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप क्या करें कि हर सब्जेक्ट के जितने चैप्टर्स हैं, मान लीजिए 10 चैप्टर्स हैं, तो आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंस्टीट्यूट का कैसे सिलेक्शन करें, क्योंकि अगर जब साइंस के बारे में सोचते हैं तो कोटा ही फैसिनेटिंग वर्ड लगता है। वो बाय डिफॉल्ट माइंड में है कि क्योंकि इट्स फ्यूचर बिल्डिंग, ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या डिसीजन फैक्टर्स होने चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें पेरेंट्स एंड स्टूडेंट दोनों ही कंफ्यूज्ड रहते हैं और दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज करे, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो है मनोज जी बजाज, who is Director and HOD Chemistry at Synthesis Institute। उन्होंने अपनी 12th के बाद मेडिकल, वेटनरी और एग्रीकल्चर जैसे टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ऑल इंडिया लेवल पर आउटस्टैंडिंग रैंक सिक्योर किए हैं। उसके बावजूद उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, अपने पैशन को चूज करना, और उनका पैशन था टीचिंग। आज उनके पास मास्टर इन साइंस, केमिस्ट्री, MBA इन HR और 26 ईयर से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। 2006 में इन्होंने सिंथेसिस इंस्टीट्यूट शुरू किया विद 2 मोर डायरेक्टर्स। तब से लेकर अब तक उन्होंने 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड किया है। इनमें से लगभग 3,000 स्टूडेंट्स एम्स, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, IITs, NITs तक पहुंच चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मेंटरशिप। तो चलिए जानते हैं क्या ऑप्ट करना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। सो लेट्स डाइव इन। सो थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग द टाइम फॉर रिकोडिंग माई सेल्फ। आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू। बहुत अच्छा आप रिकॉर्डिंग माई सेल्फ का जो कर रहे हैं ये पॉडकास्ट, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। मैंने 1-2 देखे भी हैं, तो बहुत ही अच्छा आपका है और बहुत अच्छे अच्छे इश्यूज पर डिस्कशन हो रहा है जिससे सोसाइटी को बड़ा बेनिफिट होगा। सर वैसे ही आज का टॉपिक है बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला, जिसमें बहुत क्लियरिटी की ज़रूरत है, एक पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू भी और एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का टॉपिक अपना यही रहेगा कि स्ट्रीम को कैसे सिलेक्ट करें। सर वो तो पूरा पॉडकास्ट में हम सुनेंगे, बट उससे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगी। यू हैव बीन टीचिंग फॉर 26 ईयर्स, सो कैसी रही ये जर्नी और स्टार्ट कैसे हुई? जर्नी बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी, क्योंकि मैंने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन चुना, तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो अच्छी रहनी ही थी। लेकिन क्या होता है कि शुरू में जब हम चूज़ करते हैं और कोई नया फील्ड चूज़ करते हैं, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग एज ए कोचिंग टीचर टू प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स इन 1999, तो उस समय इस फील्ड के बारे में कॉमन पीपल्स को इतना मालूम नहीं था।
अवेयरनेस नहीं थी, तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली को भी ये चीज़ समझ में नहीं आई। और मैं एकेडमिक रूप से अच्छा स्टूडेंट था शुरू से, स्टार्टिंग से क्लास में हमेशा टॉप 3 में रहता था, स्कूल्स में हमेशा टॉप 3 में रहता था। तो और मेरा मेडिकल में फिर जब सिलेक्शन हुआ और ऑल राजस्थान लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर अच्छी रैंक्स आ गई, और ये सेलेक्ट हो गया कि भी ठीक है, ये मेडिकल फील्ड में भी आराम से, अब इसको मेडिकल कॉलेज भी मिल रहा है, वेटनरी कॉलेज मिल रहा है, एग्रीकल्चर कॉलेज भी मिल रहे थे, 4-5 स्ट्रीम्स में मेरा हो गया था। तो और बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वहाँ थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट चला, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, कि फादर को लगा कि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन ये भटक जाएगा। तो ना बिजनेस की सोच रहा है, ना मेडिकल प्रोफेशन में जाने की सोच रहा है, और टीचिंग में भी तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई तुम कॉलेज लेक्चरर बन जाओ या स्कूल लेक्चरर बन जाओ। तो मैंने कहा मुझे वो भी नहीं बनना, मेरे को मेडिकल वालों को मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम पीएमटी एंड आईआईटीज़ की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और पीएमटी गवर्नमेंट एमबीबीएस एंड एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो मुझे इनकी पढ़ानी है। क्योंकि मुझे लगता था उस समय कि, क्योंकि आप बच्चे होते हैं तो उस समय उस हिसाब से सोचते हैं, तो मेरे को लगता था कि कॉलेज में इतनी सिंसियरली पढ़ाई नहीं होती। तो उस समय मेरे को ऐसा लगता था कि बीएससी लेवल पर बच्चे कितना ही सिंसियरली अटेंड करेंगे, या कम ही होती हाँ, है। और फिर ठीक है, हायर एजुकेशन लेवल पर जब आप रिसर्च लेवल पे जाते हैं, एमएससी लेवल पे जाते हैं, तो बहुत सीरियस सिंसियरली पढ़ते हैं। तो लेकिन उस समय मेरे को लगा कि कोचिंग में इसमें एक चीज़ तो थी ज़रूर, कि हम सीधा एंट्रेंस एग्ज़ाम की जब तैयारी करवाते हैं तो वी आर मेकिंग करियर डायरेक्टली। एक्चुअली टीचर तो हमेशा करियर बनाता ही है, लेकिन वो डायरेक्ट आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन करवा के आपको ऐसा लग रहा है कि आप सीधा एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने में आप हेल्प कर रहे हो, आईआईटी इंजीनियर बनने में हेल्प कर रहे हो। तो वो एक जो उस समय वो जो फीलिंग थी कि भाई सीधा हम करियर बनाने में डायरेक्ट हमने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की, हज़ारों के, हाँ, लाखों के वो तो वो उस समय थोड़ा सा, होने वाला है। हाँ, तो उस समय क्या हुआ, थोड़ा वो समझ में कम आया फैमिली को। मैंने पेशेंस रखा, उनको भी ठीक है, उनकी बातें भी सुन लेता, उनको कन्विंस करने की कोशिश करता। एंड अल्टीमेटली जब पढ़ाने लगा, 2-3-4 साल हुए, तो उसके बाद में जब थोड़ी सक्सेस मिलने लगी, बच्चे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनने लगे मेरी हेल्प से, सपोर्ट से, तो फिर फादर को भी, पापा को भी समझ में आ गया कि नहीं, अच्छा फील्ड है, और फिर तो सभी खुश थे। और मुझे तो इसलिए ये 26 ईयर्स की जर्नी पता ही नहीं चली, क्योंकि जब आप अपना काम, जो आपका पैशन है, उसी को आप कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिन कब जा रहा है, वीक्स कब जा रहे हैं, महीने कब जा रहे हैं। तो 26 साल गुजर गए। अब मैं भी सोचता हूँ कि 26 साल हो गए, काफ़ी ठीक ही टाइम हो गया, लेकिन फिर भी ये जर्नी, अभी बहुत कुछ करना है इस फील्ड के अंदर, तो वो चीज़ें कर रहे हैं। एंड इट इज़ मतलब बहुत बढ़िया। मैं उन चुनिंदा लोगों में हूँ शायद, मुझे लगता है कि जो समय रहते हैं, और ये नेचर की मेहरबानी होती है भाई, आपकी बुद्धि उस समय किस तरह काम करे, कि मैंने अपने, मतलब मुझे रिग्रेट नहीं है कि यार मुझे इस फील्ड में होना चाहिए था। मुझे जिस फील्ड में होना चाहिए था, मैं उसी फील्ड में हूँ। और इकोनॉमिक या प्रोफेशनल सक्सेस अलग चीज़ होती है, वो अगर आपको कम ज़्यादा मिले, वो कई बार कंडीशंस पर डिपेंड करता है। बट अगर आप अपने पैशन को जी रहे हो, तो कम से कम आप खुश हो, और जब आप खुश होकर के कोई काम करते हो, तो जो आपकी सर्विस आप सोसाइटी को दे रहे हो, और वो सर्विस जो ले रहे हैं, वो लोग भी खुश रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी जर्नी सुन के मुझे फ्रॉम द मूवी थ्री इडियट्स एक सीन याद आती है, जिसमें माधव अपने पापा को कहते हैं अब्बा नहीं मानेंगे, बिकॉज़ ही वांटेड टू डू फोटोग्राफी, एंड उसके पापा पेरेंट्स का ड्रीम था कि जो इंजीनियरिंग करे। तो वो सीन एग्जैक्ट मैच हो रहा है, और मुझे लगता है ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ भी यही हो रहा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पेरेंट्स के ड्रीम है या सोसाइटल प्रेशर है उन पे कि कुछ अच्छा करने का, कुछ ऐसा करने का, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि उस मूवी पे एक और डायलॉग था, अगर आप अपने मन से कोई काम करते हो, प्रोफेशन अगर आप वो चूज करते हो जो आप दिल से चाहते हो, तो वो काम नहीं लगता। बिल्कुल, तो हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स? पेरेंट्स, बिल्कुल। जब मैंने मूवी आई और मैंने देखा, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये मूवी शायद मेरे हिसाब से 2010-11 के आसपास थी, मुझे पूरा एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 1999 में मैंने यही किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई
कि कम से कम मेरा चॉइस सही है, सही रहा मेरा पाथवे, ये मूवी और बता रही है। फिर हमने सारे सिंथेसिस के स्टूडेंट्स को पूरा यहाँ का जो अपना सिनेमा हॉल है इसको बुक करवा करके पूरे बच्चों को मूवी विद टीचर्स हमने देखी, और इतनी बढ़िया अच्छी मूवी थी। और एक हमने अभी ये 12th फेल मूवी आई थी, वो भी इसी तरह से बच्चों को बताई, तो बच्चों को साथ देखी हम सब ने, टीचर्स ने। तो वास्तव में वो सही है। कन्विंस आपको क्या होता है कि पेरेंट्स अपने अधूरे सपने अपने बच्चों में देखते हैं, ये एक बहुत नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। आप एक चीज़ देखेंगे कि जितने भी पेरेंट्स नर्सिंग या मेडिकल लैब टेक्नीशियन या मेडिकल साइंस में अलाइड सब्जेक्ट्स में है, उनके बच्चे का ड्रीम हमेशा डॉक्टर बनना होता है। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट थी जो कि वो उनका ड्रीम होता है या उनका एक्चुअली क्या होता है कि बचपन से वो ड्रीम वो बच्चों को वो बताते हैं वो पेरेंट्स, तो बच्चा जैसा बचपन से देखता आया है भाई सब फर्स्ट हीरो हमारे लिए जो पेरेंट्स बच्चों के लिए जो होते हैं वो होते हैं मदर। फर्स्ट हीरो मदर होती है, सेकंड थोड़ा बड़े होते हैं तो फादर हीरोइक फिगर बनता है। तो जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, जो हमारे हीरो हैं, वो जैसा सोच रहे हैं, वो जिस प्रोफेशन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट भी, बच्चा भी उसी प्रोफेशन को, तो वो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को जीने लगते हैं। अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैशनेटली उस ड्रीम को बच्चे के सामने बचपन से रखते आ रहे हैं तो उसको लगता है कि पापा मम्मी को ये अच्छा लगता है, तो मैं अगर ये करूँगा तो ये बहुत खुश होंगे। तो इस वजह से भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज है। अब बच्चे पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं। पहले का ज़माना जॉइंट फैमिली का अलग था, तो इसलिए क्या हो रहा है कि वो दिन रात 24 घंटे पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता है बचपन में, टिल एज ऑफ 15। तो दैट इज गुड और बैड? That is both, there are side effects also and there are positive effects also. पॉजिटिव इफेक्ट तो ये है कि बच्चे की चीज़ों को भी पेरेंट्स कई बार बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, जो जॉइंट फैमिलीज में नहीं समझ पाते थे। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की समझ को तो ना समझ करके वो अपनी समझ थोपने लगते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट बेसिकली किस में है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक का एकेडमिक में इंटरेस्ट ज़्यादा था, दूसरी भी एकेडमिक में अच्छी थी, बड़ी वाली गुड़िया, लेकिन वो जो स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा उसको इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने उसको स्पोर्ट्स में पूरा सपोर्ट किया। ताकि उसका जो इंटरेस्ट है 6th-7th में उसको उसकी स्कूल में पीटी उषा बोलने लगे लोग कि वो हर रेस में जीतने लगी, तो मैंने भी पूरा उसको सपोर्ट किया। ठीक है, एकेडमिक, उसको पता था कि मैं एक एकेडमिक ऐसे पिता की बेटी हूँ जो कि एकेडमिक रूप से जाने जाते हैं, तो ओब्वियसली उसके था कि भाई अपने को पढ़ाई छोड़नी तो है ही नहीं। उसने भी साइंस मैथ्स ली, अच्छा किया, आर्किटेक्ट बनी, बट उसके स्पोर्ट्स को, उसका जो था उसमें करियर बनाने का, तो उसमें हमने पूरा सपोर्ट किया। तो बच्चों के स्किल को देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का स्किल किस में है और इंटरेस्ट किस में है। कई बार ऐसा होता है कि मेरा इंटरेस्ट मतलब सिंगिंग में है, लेकिन मैंने खूब प्रैक्टिस की 4 महीने 6 महीने और मैं अच्छा गा ही नहीं पा रहा हूँ। नेचुरली मेरे अंदर वो स्किल नहीं है एक अच्छे सिंगर की। तो इंटरेस्ट तो क्या होता है कि इंसान का जिस चीज़ को वो देखता है, जरूरी नहीं है कि हर अच्छा गाना का शौकीन व्यक्ति अच्छा सिंगर बन पाए। तो इंटरेस्ट भी देखना जरूरी है, साथ साथ में स्किल भी देखना जरूरी है। पहले इंटरेस्ट देखिए, उसमें ट्राई कीजिए। अगर स्किल नहीं डेवलप हो पाएगी आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट फील्ड, देन योर इंटरेस्ट विल चेंज, अपने आप ही साइमल्टेनियसली चेंज होगा। क्योंकि आप मान लीजिए मैं अच्छा सिंगर नहीं बन पा रहा हूँ, खूब 6 महीने ट्राई कर ली, 12 महीने, तो फिर मेरे को लगेगा कि ये एक्सप्लोर करना चाहिए। जो मैं वो होना चाहिए, वो होना ही चाहिए, मतलब हिट एंड ट्रायल। कई बार क्या होता है कि बहुत कम लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनकी इंटरेस्ट और स्किल मैच कर जाती है। ये लोग, मतलब देखिए नेचर है, हम कहाँ जन्मेंगे, हमें कौन सा जीवन मिला है, सब कुछ तो नेचर ने डिसाइड किया है ना, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से कई बार हमें अपना स्किल और इंटरेस्ट को मैच करने में हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अगर हम हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे, हम एफर्टिव रहेंगे और फैमिली हमें सपोर्ट करती रहेगी, तो डेफिनेटली हमें हमारा इंटरेस्ट एज वेल एज स्किल कहाँ मैच हो रहा है
वो प्रोफेशन मिल जाएगा। हाँ, वो ये सारी बातें 12 से पहले पहले एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। फ्रॉम वी कैन स्टार्ट, मतलब जनरली इट इज स्टार्टेड बाय 8th 7th के बाद में। और जो स्पोर्ट्स है तो वो तो बहुत छोटी लाइफ होती है उसकी, तो स्पोर्ट्स में तो लोग 5th 6th से भी इवन जो है वो एकेडमिक्स रूप से भी और स्पोर्ट्स के रूप में भी बच्चे 5th 6th से ही थोड़ा इंटरेस्ट अपना शो करने लग जाते हैं। 7th आते आते 8th आते आते तो पूरा टाइम है कि अब आपको इस तरफ हिट एंड ट्रायल करना चाहिए कि आपको 8 9 10 3 साल मिलते हैं कि आप तरह तरह से अलग अलग तरह से अपने आप को ये जांचें परखें कि आपका इंटरेस्ट तो आपको पता ही होता है कि मुझे ये लग रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम दुनिया में समाज में सुनते हैं, अभी एक स्कूल के अंदर कोई टॉक शो में मुझे बुलाया गया था, तो वहाँ पर एक पेरेंट्स ने मेरे को पूछा कि सर कैसे पता लगाएं, एक फादर खड़े हुए एक बच्चे के, और उन्होंने कहा सर कैसे पता लगाएं कि बच्चे को, वो पूछते हैं तब वो बोलता है कि उससे बचपन में पूछते हैं क्या बनना है, तो उसको वो कहता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो मैंने उनको एक बात समझाई कि हमने बच्चे को एकेडमिक रूप में बचपन में जब वो था तो हम 3-4 चीज, अब तो फिर भी गार्जियंस पेरेंट्स कुछ बताने लगे हैं दूसरे, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, अगर हाँ कॉमर्स में तो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये 3 चीज ही बताई जाती है। तो अब कोई बच्चा, छोटा बच्चा 8th का, ये 9th का, ये बोल रहा है कि मेरे को डॉक्टर बनना है या मेरे को इंजीनियर बनना है या मेरे को सीए बनना है, तो जरूरी नहीं है कि उसको वास्तव में डॉक्टर प्रोफेशन में उसको इंटरेस्ट है। वो इसलिए 3 नाम में से एक नाम ही ले रहा है क्योंकि उसको ये 3 नाम पता है, उसको चौथा नाम ही तो नहीं मालूम। तो उसको, इसलिए उसको ये कहना, उसका मतलब ये निकालिए, मैंने उनको समझाया कि जब बच्चा ये कहे कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनना है, तो वो एकेडमिक्स में कुछ जाना चाह रहा है, वो कुछ ऐसे प्रोफेशन में जाना चाह रहा है जिसमें पढ़ाई करके कुछ बना जा सकता है। अब उसके, आजकल तो अब इंटरनेट का जमाना है, एआई का जमाना है, ऐसे बहुत सारे स्किल को पहचानने वाले टेस्ट भी डेवलप हो रहे हैं। हम लोग भी अभी एक टेस्ट डेवलप कर रहे हैं और विद इन 1 मंथ हम इसको कर देंगे ग्राउंड लेवल पे। इसको हमने स्टार्ट नाम दिया है, स्टूडेंट टैलेंट एप्टीट्यूड रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट, जिसमें 2 लेवल में हम बच्चों को जांचेंगे। 3 to 4 आवर का उनका एग्जाम लेंगे। लेवल 1 में हम ये जांचेंगे कि ये किसी एकेडमिक पार्ट में अच्छा कर पाएगा या स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाएगा या ये जो है वो बिजनेस में अच्छा कर पाएगा, कोई एंटरप्रेन्योर बन पाएगा, पहले ये पता लगाएंगे। फिर अगर ये पता चल गया कि एकेडमिक में ये कुछ जाना चाहता है, कुछ करना चाह रहा है, प्रोफेशन में किसी में जाना चाह रहा है, प्रोफेशनल सर्विसेज में जाना चाह रहा है, तो हम ये पता लग करके बता देंगे लेवल 2 पे कि इसके लिए साइंस अच्छी रहेगी, आर्ट्स बढ़िया, ह्यूमैनिटीज में जाना चाहेगा तो बढ़िया रहेगा, या कॉमर्स फील्ड में जाते हुए सीए, सीएस, सीएफए कुछ एग्जाम्स करेगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओह ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और इस तरह के हम लोग थोड़ा सा उसको और उन सारे टेस्ट को देख करके नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर देख करके, और जो अपने यहाँ की जो सोशल कंडीशन है, सोशल लिमिटेशंस हैं, सोशल बाउंड्रीज हैं और सोशल अवेयरनेस है, उसके अकॉर्डिंग हम उस टेस्ट को डेवलप कर रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए, अगर अपन सोचे कि वो साइंस में अच्छे नंबर लाएगा, अब मान लीजिए उसके स्कूल में साइंस का अच्छा टीचर ही नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्ट साइंस में बहुत है, वो साइंस में जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के साथ पढ़ना होता है वो उसके अंदर है, उस बच्चे में है। लेकिन मान लीजिए पर्टिकुलर, अब जनरली क्या होता है कि लोग केवल मार्क्स के बेस पर डिसाइड कर लेते हैं, तो मार्क्स में तो उसको वो टीचर अच्छा नहीं मिल पाया, वो सिलेबस उसने नहीं कर रखा, तो मार्क्स तो पूरा आएंगे। तो मार्क्स पूरा आने का मतलब ही नहीं, अच्छा सोशल साइंस का उसका इंटरेस्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका मान लीजिए सोशल साइंस का टीचर बहुत अच्छा है, उन्होंने ट्रिकी वे में सब चीजें याद करवा दी, तो दैट स्टूडेंट ही और सी विल मोर स्कोर इन सोशल साइंस, क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया हम तो मार्क्स से कर लेते हैं। तो हम उस टेस्ट में ऐसा रख रहे हैं कि उसमें हम बुक्स का नॉलेज नहीं बोलेंगे, हम उसको सीन क्रिएट करके देंगे, और एक सीन इस तरह का क्रिएट करके देंगे, और हम उससे मतलब उसमें सारे सीन पैराग्राफ ही होंगे, हम उनको सिचुएशंस देंगे और उस सिचुएशंस के बाद में उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। द लिस्ट ऑफ, आपने कहा कि ये ना ये ऑलरेडी अवेलेबल भी है जिसमें हम टेस्ट ले सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो, हाँ बिल्कुल, तो मैं दिखा पाऊँ। तो स्किल और इंटरेस्ट दोनों को पहचाने, और दोनों को पहचानने के लिए इंटरेस्ट
वो अपना बताएगा। स्किल पहचानने के कई रास्ते हैं। आप ये देखिए कि कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स अच्छे हैं उनके स्कूल में, कौन से सब्जेक्ट के टीचर अच्छे नहीं हैं। कोई चीज़ समझा करके उसके बाद में वो कितना अच्छा जवाब दे रहा है, तभी जाके आपको पता लग पाएगा कि वास्तव में उसका इंटरेस्ट उस फील्ड में है कि नहीं है। तो वो इस तरह के टेस्ट से हम हेल्प ले सकते हैं। केवल मार्क्स नहीं देखें, मार्क्स ठीक है, एक क्राइटेरिया है मार्क्स, बट मार्क्स के साथ साथ वो कौन से प्रोफेशन में जाना चाहता है। कई बार क्या होता है, देखिए पढ़ाई तो आपके साथ 5-6 साल, 7 साल, 8 साल रहेगी हाईएस्ट, लेकिन प्रोफेशन आपके साथ 50 साल रहेगा। तो अब मैं मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना चाह रहा हूँ और वो प्रोफेशन उस बच्चे को बताइए, पेरेंट्स और टीचर्स वो बताएं कि इस प्रोफेशन में लाइफ कैसी होती है, क्या क्या करना होता है, डेली रूटीन कैसा रहता है, क्या क्या गोल अचीव कर सकते हैं, इकोनॉमिकली कहाँ तक जा सकते हैं, क्या क्या इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज है, व्हाट विल बी द डेली रूटीन इन दैट प्रोफेशन, क्या काम करने पड़ेंगे। तो वरना क्या होता है कि ये सब जानकारी के बिना अगर बच्चा उस फील्ड में जा रहा है तो बहुत सारे हमारा सिस्टम ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम थियोरेटिकली बहुत बढ़िया है बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर लेवल का है। कि आफ्टर 12th मतलब मैं बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि आफ्टर सिलेक्शन वो कहता है मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं चाह रहा था। इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जो नहीं बनना चाह रहे थे उसका एग्जाम भी क्रैक कर लेते हैं इतने टफ कंपटीशन के बावजूद। मुझे तो सिंगर बनना था या मुझे तो इंजीनियरिंग साइड में जाना था, बाद में पता चला, मेडिकल में सेलेक्ट होने के बाद उसको पता चल रहा है, इंजीनियरिंग उसको बाद में मालूम चल रहा है कि मेरे को तो सीए में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। 25% स्टूडेंट्स आफ्टर सेलेक्टिंग इन दीज वेरी टफ एग्जाम्स उनको पता चलता है कि हमारा इंटरेस्ट का फील्ड ये नहीं है। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनका तो आप हालत सोच ही लीजिए। यार वो तो बहुत इनिशियल लेवल होता है, स्टूडेंट तो इतना एक्सप्लोर भी नहीं कर पाता है कि वो लिमिटेड जो आस पड़ोसी से सुने हैं या फ्रेंड से सुने हैं या स्कूल लिमिटेशन में जितना उन्हें सिखाया गया है, समझाया गया है, वही सोच पाते हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट इसलिए भी है कि हम उस वे से डायरेक्शन दे पाए कि साइंस स्ट्रीम में क्या क्या अपने सिलेक्ट कर सकते हैं और ब्रॉडर पर्सपेक्ट दिखा पाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हर चीज में क्या होता है कि एक दो हर फील्ड में मैंने देखा है कि जैसे कोई आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेगा तो उसका सीधा सा है मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है, मेरे को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। कॉमर्स में कोई कहेगा तो बोलेगा सीए बनना है, सीएफए करना है, सीएस करना है। मेडिकल साइंस में कोई आया बायो लिया तो डॉक्टर बनना है, मैथ्स ले ली तो आईआईटी इंजीनियर बनना है, नहीं तो एनआईटी इंजीनियर बनना है। बट इन सारे जो भी जितने भी स्ट्रीम्स हैं इनमें इतने सारे, जैसे अपन अगर साइंस बायो की बात करें तो साइंस बायो का जो स्टूडेंट है वो इतने करियर बना सकता है कुछ चीज़ों में, तो इवन ही और सी कैन डू मोर बेटर देन एमबीबीएस डॉक्टर अगर उसका इंटरेस्ट उस चीज़ के अंदर है, क्योंकि वो फील्ड अभी डॉक्टर बनना ही तो नहीं होता होगा ना, बहुत सारे फील्ड्स होते होंगे। उसमें भी डॉक्टर में भी ये है कि सबको एक ही एमबीबीएस ही बनना है, एलोपैथी डॉक्टर जिसको अपन इन जनरल बोलते हैं। तो इसमें आयुर्वेदा है, यूनानी है, होम्योपैथ है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी, स्पीच एंड हियरिंग थेरेपी, ये एक नया कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है जिसमें जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वैसे स्पीच एंड हियरिंग थेरेपिस्ट होते हैं। तो वो उन बच्चों को, उन लोगों को जिनको सुनाई अच्छी तरह नहीं देता या जो बोल नहीं सकते अच्छी तरह से, उनके लिए वो पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड 4 ईयर कोर्स है। तो वो उनके जैसे फिजियोथेरेपिस्ट को हम मानते हैं डॉक्टर, तो उसी तरह से स्पीच एंड हियरिंग थेरेपिस्ट इज इक्विवेलेंट टू डॉक्टर, वो उन पेशेंट का तो डॉक्टर ही है। तो इस तरह से अलग अलग थेरेपीज जो ये अपनी सोसाइटी में मेडिकल साइंस ने डेवलप की है, इन सब के जो थेरेपिस्ट के कोर्स है वो इतने शानदार है, इतना अच्छा उसमें करियर ऑप्शन है। तो और एक अच्छे इंस्टीट्यूट या एक अच्छे स्कूल को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बताना चाहिए, सबसे पहले तो 8, 9, 10th के स्टूडेंट्स को ये बताना चाहिए कि आप कौन कौन से 11th में कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो। पूरे डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये ड्यूटी है, ईच एंड एवरी स्कूल का, ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट का, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। में अभी चल रहा है क्योंकि है चीजें, तो मुझे याद नहीं है कि ऐसा कुछ था भी। नहीं देखिए, एक बड़ी विडंबना है अपने इंडिया में कि
किताबों में बहुत सारी चीजें, योजनाएं, प्लानिंग्स बहुत सारी चल रही हैं, तो बहुत सारा बहुत सारी हैं, पॉलिसीज भी हैं, बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, बट उनको इम्प्लीमेंटेशन करने में ही तो हम सबसे पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वो चीजें बनती हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, जो रिसर्चर्स हैं वो बनाते हैं, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बनाते हैं, और वो बना करके आम जनता तक, आम टीचर तक नहीं पहुंच पाता। और टीचर्स, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि इफ देयर इज, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर ये स्टूडेंट्स भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आई थिंक द स्टूडेंट कैन गो टू द प्रिंसिपल कि अगर क्लास 8, 9, 10th को अगर ये नॉलेज मिलनी चाहिए तो दे कैन गिव एप्लीकेशन ना, हमें ही पीछे पड़ना पड़ेगा। नहीं, देखिए इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स तो उस एज में होते हैं कि बच्चे इतने ज्यादा बोल नहीं पाते टीचर्स के सामने। पेरेंट्स नहीं, पर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, इंस्टीट्यूट्स को, हाँ, जो अपने आप को, हम लोग ये मानते हैं, हम एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेशन अवेयरनेस को लेके चलता हूँ, प्रमोट करता हूँ। तो हम सब इंस्टीट्यूट्स वालों का ये पहला ड्यूटी है कि 8, 9, 10th लेवल पर इवन हम स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। हम लोग अभी एक पाथ फाइंडर नाम से एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 दिसंबर, कि ये पाथ फाइंडर क्या करेगा, करियर काउंसलिंग सेमिनार्स, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, जो स्कूल्स हमसे, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। उसके अंदर आप स्टार्ट वाला जो एग्जाम मैंने आपको बताया, बच्चे का टेस्ट, ताकि वो 8, 9, 10th के स्टूडेंट ये पहचान पाए कि उनकी स्किल किसमें अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, पाथ फाइंडर, ये करियर काउंसलिंग सेमिनार। तो इन 2 टेस्ट से 8, 9, 10th में, अगर हम लोग इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट में प्लान कर रहे हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी और अपना जैसलमेर। इन 5 डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग एक बार स्टार्टिंग में 500 स्कूल्स को सेलेक्ट करेंगे, जिनको हम ये भेजेंगे कि हम आपके यहाँ ये कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो हम आपके बच्चों को ये गाइड कर सकते हैं। पाथ फाइंडर से आपके बच्चों को पता चलेगा, इवन पेरेंट्स कैन अटेंड दैट प्रोग्राम, और स्टार्ट से आपके बच्चों को पता चलेगा कि स्किल किसमें डेवलप हो रही है। तो ये 2 प्रोग्राम हम लोग तो इस तरह से, और जब एक बार एक इंस्टीट्यूट करेगा तो सारे इंस्टीट्यूट्स कंपटीशन में उसको करेंगे, स्कूल्स उसको करवाएगी। इनिशिएटिव, तो इस तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे इंस्टीट्यूट्स को, स्कूल्स को, और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन चीज़ों को प्रमोट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से एक शुरुआत तो काफ़ी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा हमारी सोच को बदला है और हमें इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा दी है कि पहले मैं इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकता था बिफोर कोरोना, लेकिन आज मैं ये चीज़ इमेजिन कर सकता हूँ कि मैं अगर एक आपके साथ अपन एक पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसमें भी ये कितने हजारों लाखों लोगों तक जा करके ये कितनी बड़ी अवेयरनेस फैला सकता है। तो सिमिलरली वी आर प्रैक्टिसिंग दोज प्रोग्राम्स ऑनलाइन ऑल्सो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑनलाइन भी कंडक्ट करवाएंगे कि जो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा, हम जिन तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कोई यूट्यूब के माध्यम से हमें देख लेगा। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स है, इसी से अवेयरनेस फैलेगी। बच्चों को ये हमें बताना है कि उनका स्किल कहाँ है। ये हमारी सबकी, एज ए टीचर इट्स माई ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी कि मैं ये चीज़ पहुँचाऊँ बच्चे तक। मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है उसको भी पहुँचाऊँ, ठीक है, प्रोफेशन तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन प्रोफेशन के अलावा कुछ अपनी CSR एक्टिविटीज़ भी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एंड जैसे कॉर्पोरेट की अपनी होती है, टीचर्स तो सोशली सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, टीचर की तो फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी, तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा बाहर है। बिल्कुल। और जो लोग इस बाहर को समझते हैं, प्रोफेशनल बात अपनी जगह है, बट फिर भी वो लोग ही इस फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि आप जैसा सोचते हो, जैसा आपका व्यक्तित्व है, वैसे ही प्रोफेशन को आप चुनोगे। राइट। तो चलिए, अब अपने ये तो चलो, सपोज मुझे इंटरेस्ट है साइंस में, अब मैंने साइंस ऑप्ट कर लिया है, अब साइंस में क्या क्या ऑप्ट कर सकती हूँ, इसके बारे में आप बताइए मुझे। साइंस में जैसे अपने 2 मेन स्ट्रीम तो है ही, साइंस बायो एंड साइंस मैथ्स। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। साइंस बायो जो लेगा वो मेडिकल साइंस एंड अलाइड स्ट्रीम्स, जिसमें मैंने आपको बताया अभी बहुत सारे नाम लिए, तो वो सारे के सारे एग्जाम्स दिए जा सकते हैं। सबका, सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का जो 11th 12th का सिलेबस है वो सेम है। 11th 12th का जो NCERT का क्यूरिकुलम है वही आपकी बोर्ड एग्जाम में आना है। 11th 12th बोर्ड एग्जाम में भी सिर्फ ओनली 12th आता है,
बहुत अच्छा हो अगर गवर्नमेंट अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट इस बात को बहुत सोचने में लगे हैं कि हम क्या करें कि जो 12th के साथ बच्चे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में सिलेक्शन की उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़े। इसके लिए उन्होंने कदम उठाया कि जेई को 2 बार कर दिया। विद 12th एक बच्चा 2 बार जेई मेन देता है, एक जनवरी में देता है बिफोर बोर्ड एग्जाम और एक अप्रैल में देता है आफ्टर बोर्ड एग्जाम। ओके, तो 2 बार ही दे सकते हैं? नहीं, 1 साल में 2 बार दे सकता है, मैक्सिमम 3 साल तक दे सकता है, तो 6 बार दे सकता है। 6 बार दे सकता है। जेई एडवांस जो है वो 2 बार, वो साल में 1 ही बार होती है। जो जेई मेन के जो टॉप 1.5 लाख, ऑलमोस्ट 1.5 लाख स्टूडेंट्स होते हैं वो जेई एडवांस देते हैं इन लास्ट वीक ऑफ मे, और वो 2 बार ही दे सकते हैं, एक विद 12th और एक आफ्टर 12th। अगर विद 12th वाला लैप्स हो गया तो 2 चांस नहीं मिलेंगे, तो फिर एक ही मिलेगा, वो लैप्स हो गया, फिर वो आपने नहीं दिया तो वो लैप्स हो जाएगा। 3 टाइम्स दे सकते हैं? जेई मेन 3 टाइम्स ओके, and JEE Advance, which is JEE Main is for NITs, National Institutes, and JEE Advance is for IITs। अच्छा। तो IITs वाला जो है वो आप 2 ही बार दे सकते हो लाइफ में, विद 12th एंड आफ्टर 12th, और कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है। तो अब विद 12th के लिए कब से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए? एटलीस्ट फ्रॉम 11th आफ्टर 10th। आफ्टर 10th। आप क्योंकि जो 11th 12th का सिलेबस है वही आपका सिलेबस है। अब जो मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा था, जो अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोई लोग सुन रहे हैं, अगर इस पॉडकास्ट को देखें तो जरूर इसको अप्लाई करें कि अब एक तरफ हम कोशिश करते हैं कि विद 12th ही सिलेक्शन हो जाए, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में हेल्प मिले, और एक तरफ हम बोर्ड में सिर्फ 12th ले रहे हैं। तो इसमें यही है कि 11th 12th के साथ अगर बच्चों की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बढ़ानी है तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज एजुकेशन डिपार्टमेंट को करना चाहिए कि 12th में सिर्फ 12th का कोर्स आ रहा है, और 12th के जस्ट बाद वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, चाहे वो नीट दे रहा है, चाहे जेई दे रहा है, चाहे सीए दे रहा है, उसमें 11th और 12th दोनों का कोर्स कवर हो रहा है। तो आपको दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा, या तो आप कंपटीशन एग्जाम में ही ओनली 12th ही देवें, अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर देना नहीं चाहते बच्चों पर, तो आप, जैसा कि अभी एक टेंडेंसी और चल रही है कि पहले तो पुराना टाइम था जिसमें 9-10 दोनों का कोर्स आता था 10th में, 11-12 दोनों कोर्स आता था 12th में। तो अब क्या हो रहा है कि ओनली 12th का सिलेबस आप दे रहे हो 12th में बोर्ड एग्जाम में, एंड इवन उसको भी कह रहे हैं कि 6 मंथ्स के 2 एग्जाम लेंगे, और 6 मंथ का स्टार्टिंग हाफ ईयरली वाला सिलेबस फाइनल में नहीं आएगा। तो एक तरफ हम बोर्ड को इतना हल्का करते जा रहे हैं, और कंपटीशन में तो अगर आपको लाखों लोगों में से हजारों लोगों को सेलेक्ट करना है तो उसका एक स्टैंडर्ड लेवल रखना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना ही उसको कम कर दो, बट यू हैव टू कीप अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि एक तरफ बोर्ड का लेवल बहुत नीचे करते जा रहे हैं, ये गलत है। बोर्ड के लेवल में आप जो सुधार कर सकते हैं कि जो बोर्ड का सिलेबस है 12th बोर्ड का, वही कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का सिलेबस हो। उसमें फिर अगर या तो यहाँ भी 12th के साथ 11th जोड़े बोर्ड एग्जाम में, या वहां से 11th हटाएं, यहाँ या वहां से 11th कॉम्पिटिशन एग्जाम से 11th का सिलेबस हटाएं जी। तो दोनों में से एक करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और मेरा ओपिनियन, इसमें दे रहे हैं तो एक तरह का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। प्रैक्टिस हो जाएगा उसके अंदर, तो वो चीज करना बहुत जरूरी है। एक 12th होता है कंप्लीटली सब्जेक्टिव, एंड कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, 4 चॉइसेस वाले। तो बोर्ड का जो लेवल है वो कम से कम 50% ऑफ द बोर्ड एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव कीजिए। सब्जेक्टिव स्किल भी जरूरी है, इट इज इक्वली नीडेड, बट क्योंकि आगे जाके एकेडमिक्स में तो उसको इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे सीए हो, वहाँ के अंदर एग्जाम्स के अंदर तो सब्जेक्टिव ही लिखना है। तो आपको ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम करना पड़ेगा, और काफ़ी अच्छी अमाउंट में करना पड़ेगा। अभी क्या होता है 15-25% क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए, तब जाकर के आप देखिए कि स्कूल लेवल पे भी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए विद स्कूलिंग जो है वो अच्छे सिलेक्शन होंगे, ड्रॉप्स नहीं करने पड़ेंगे बच्चों को 12th के बाद में। केवल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए वो ग्रेजुएशन भी ज्वाइन नहीं करते, और वो सिर्फ ड्रॉप्स करते जाते हैं। ये बड़ी समस्या है, 2-3 साल ड्रॉप करके फिर वो उस फील्ड से फेडअप हो जाते हैं, फिर ना तो वो ग्रेजुएट हो पाए और वो सिर्फ 12th पास ही रह जाते हैं। इट्स अ बिग इशू। चाहे कॉमर्स है, उसमें भी अगर उन्होंने मान लीजिए सीए के लिए ड्रॉप कर दिया, बीकॉम ज्वाइन नहीं किया तो दिक्कत ना इधर के रहे। ये इशू नीट में आ रहा है। नीट में भी आप 3 चांसेस कर सकते हैं, लाइक इन जेई मेन, नीट को भी आप 2 बार कर सकते हैं।
ताकि कम से कम वो बच्चा एक तरफ तो लगे कि ठीक है अब मेरे को नीट नहीं हो रहा है मेरे से, तो मैं जो है वो बीएससी करूं, बीएससी करके एमएससी करके रिसर्च फील्ड में जाऊं, अदर फील्ड में जाऊं, और उसमें उससे दूसरे जो एलाइड फील्ड है वो एक्सप्लोर होंगे। जब बच्चा उस चीज का पीछा छोड़ेगा तो वो दूसरे करियर ऑप्शंस की तरफ देखेगा। बीएससी एग्रीकल्चर डेवलप होगा आपका, आपका दूसरे जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं वो डेवलप होंगे, एलाइड फील्ड्स जो है वो डेवलप होंगे। तो ये चीजें कुछ चेंजेस करने चाहिए जिससे कि एक अच्छी बैलेंस सोसाइटी हम बना पाए। ऐसा नहीं हो कि लोग सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रहे हो और स्टक हो जाते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि इसका परसेंटेज रेशियो जब 1-2% ही है, व्हाट अबाउट द रेस्ट? उन लोग तो स्टक ही फील होते हैं ना। हाँ, और वो इतना इंफीरियर फील करते हैं अपने आप को। लाइफ टाइम हाँ। मैं सीए कर चुकी हूँ, तो मुझे आइडिया है, बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट्स के साथ की हूँ, तो मुझे आइडिया जो बाकी स्टूडेंट मतलब मेरे कलीग्स जो थे, फ्रेंड्स थे, नहीं कर पाए, उनको कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड रहता है। तो इस माइंडसेट को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि पास होने वाले बच्चे तो सिर्फ 2% या 3% है, जो बाकी पास नहीं होते हैं उनका साइकोलॉजी में बहुत ही कुछ रह जाता है, तो उसको कैसे क्लियर करना है वो बताइए आप। नहीं उसको देखिए, ऐसा है कि वो सोसाइटी दूर कर सकती है। क्या होता है कि सोसाइटी जिस चीज को बहुत ज्यादा एडमायर करेगी, है ना, हम सीए को बहुत एडमायर करते हैं, हम डॉक्टर को बहुत एडमायर करते हैं, जबकि इक्वली हम आईआईटी है, आईआईटी इंजीनियर है, हो सकता है एक इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉर्मल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से किया हुआ इंजीनियर ज्यादा बेटर कर सकता है। बट हमने क्या किया कि जो कंपनीज हैं वो आईआईटीज एनआईटीज में जा रही है, तो वहां से जॉब प्लेसमेंट बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, सुधार हमेशा टॉप से स्टार्ट होगा। बॉटम इतना क्राउडेड होता है, जनता, आम जनता जो है वो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि वहां से अगर किसी 10% लोगों ने कुछ अच्छा सोच भी लिया, लेकिन अगर सिस्टम को ही इस तरह बना दिया जाए कि हम दूसरे फील्ड्स को भी इक्वली एडमायर करें, हम उन फील्ड्स के जो उन फील्ड्स के लोगों को सम्मानित करें, तो आज ठीक है कुछ फील्ड्स में थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है ये तो, और सोसाइटी जो उनका रियल इंपॉर्टेंस है उन लोगों का, आज एक डॉक्टर क्या करेगा बिना किसी मेडिकल लैब टेक्नीशियन के, राइट, एक रेडियोथेरेपिस्ट के बिना वो क्या करेगा, बिल्कुल, एक नर्सिंग स्टाफ के बिना वो क्या करेगा। हम हमेशा जितने भी मैंने आज तक प्रोग्राम समारोह अटेंड किए हैं, अच्छे डॉक्टर्स को सम्मानित कर रहे हैं, अच्छे नर्सिंग स्टाफ को क्यों सम्मानित नहीं किया जा रहा, अच्छे मेडिकल लैब टेक्नीशियन को क्यों सम्मानित नहीं किया जा रहा। सम्मान तो हर स्तर पे होना चाहिए। आप केवल उन्हीं प्रोफेशन को, तो फिर क्या होगा, बच्चा हो चाहे पेरेंट्स हो, सब उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो जो कमी होगा भाई, एक चीज जो है वो तो पर्टिकुलर एक लिमिट के अंदर, तो क्या होना वो इसमें करना, जैसे जैसे एजुकेशन आएगी, अवेयरनेस आएगी, गवर्नमेंट्स को, डिपार्टमेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, सोसाइटी के जो पद पर बैठे लोग हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम सारे फील्ड को अप्रिशिएट करें, सारे फील्ड के लोगों को अप्रिशिएट करें। जब तक वो अप्रिसिएशन नहीं होगा तब तक उसकी कीमत आम व्यक्ति को पता नहीं चलेगी। एक डॉक्टर, मैं देखता हूं कई बार कि मेरा एक स्टूडेंट डॉक्टर बना, वो हो सकता है कि पर मंथ, पर एनम उतना नहीं कमा पा रहा जितना एक दूसरे फील्ड में गया स्टूडेंट इकोनॉमिकली भी ज्यादा ग्रो कर रहा है। इंपॉर्टेंट तो हर फील्ड है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी तो एक पूरा गुलदस्ता है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि केवल डॉक्टर ही इंपॉर्टेंट है या एनआईटी या आईआईटीएनसी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए क्या है कि अब वो ज्यादा इकोनॉमिकली सक्सेसफुल है बट सोसाइटी उसको उतना एडमायर नहीं करती, और सोसाइटी एडमायर कब करेगी, जब इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अल्टीमेटली एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, ये जब तक मिल के काम नहीं करेंगे, ये आपस में नेगेटिव कंपटीशन नहीं करें, इंस्टीट्यूट ये नहीं सोचे कि हमें तो कल गवर्नमेंट से बचना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से बचना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ये नहीं सोचे कि हमें तो केवल इनको दबाना है, अगर हम इन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, व्हाई कैंट दे टेक हेल्प फ्रॉम देम। आप क्यों खाली गवर्नमेंट के कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं या आरएस ऑफिसर्स हैं, वही क्यों सब चीज डिसाइड करेंगे। उन पे आपने इतना वर्कलोड डाल रखा है, वो तो बेचारे सोच ही नहीं पा रहे हैं ज्यादा। तो आप पॉलिसी मेकिंग के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी उतना ही हेल्प लीजिए। आप एक्चुअली आप लोग डील कर रहे हो ना, हाँ, क्या deal कर रहे हैं। चीजों और एक्सपीरियंस भी है, डील भी कर रहे हैं, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको फेस कर रहे हो, बिल्कुल। तो तो उसमें मतलब क्या हो रहा है कि हम पूरा एक्चुअली क्या, वी आर
लेकिन मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम ह्यूमन रिसोर्स को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। हम सबसे बड़े ह्यूमन रिसोर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, हम सबसे हाईएस्ट है पॉपुलेशन में। अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली यूज कर ले, हमने अपने अपने माइंडसेट बना लिए हैं। गवर्नमेंट का एक माइंडसेट है कि प्राइवेट वाले लोग जो होते हैं, हम भी क्या करेंगे कि अगर इतना देखिए, अब छोटा सा एग्जांपल है कि भी अगर किसी को बीमारी हुई और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर से इलाज करवाएगा, बट वो पहले 4 जगह गवर्नमेंट में पता करेगा। अगर वो सक्षम है, कैपेबल है, तो वो सर्जरी को उसको सजेस्ट कर दी, तो उसको लगेगा कि नहीं, मैं प्राइवेट वाला तो सर्जरी बोलेगा ही, वो तो जबरदस्ती सर्जरी करेगा ही। हम पहले गवर्नमेंट वाले से पता कर लेते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर भी ये कह रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर भी कह रहा है कि नहीं, सर्जरी तो करवानी पड़ेगी, तब हम प्राइवेट वाले से करवा लेंगे। अगर हम थोड़े कैपेबल हैं तो हम प्राइवेट में करवा लेंगे, कैपेबल नहीं है तो हम गवर्नमेंट में करवा लेंगे। अब ये माइंडसेट गलत है। अब इस चीज को अपने को जब तक चेंज नहीं होगा सोसाइटी में, तब तक हम क्या करते रहेंगे, तो गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट्स को, प्राइवेट वालों से भी उतना, वहां भी अच्छे काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों की स्किल्स का भी यूज करना चाहिए। ठीक है, आप कम से कम उनसे सजेशन तो लीजिए। डिसाइड तो अल्टीमेटली आपको करना है, बट सजेशन लेने से हो सकता है कि ऐसे फ्रूटफुल सजेशंस आ जाए जो कि बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हो। तो हम थोड़ा सा ये मैनेजमेंट धीरे धीरे, क्योंकि कंट्री आज हमें इतना ज्यादा, भाई हम बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल करके बाहर आए, इतना डिवाइडेशन, तो उसके देखते हुए काफी अच्छी ग्रोथ तो हो ही रही है। बट जैसे जैसे ये ग्रोथ होगी, एजुकेशन रियल में आएगी सोसाइटी में, हर डिपार्टमेंट में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, वैसे वैसे इन चीजों में सुधार होगा। हाँ, ग्रोथ तो है बट स्लो ग्रोथ है अभी। अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ग्रोथ को हर जगह पहुंचाना, और वो बड़ा टफ है, बड़ा बड़ा चैलेंजिंग है। होप फॉर द बेस्ट। ओके, जब आप अभी थोड़ी देर पहले नेगेटिव वर्ड यूज किए, तो उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आया कि पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन। अक्सर घरों में नेगेटिव मोटिवेशन ही मिलता है पेरेंट्स से, तो विच इज मोर इम्पैक्टफुल कि नहीं नहीं, नेगेटिव मोटिवेशन हो गया, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम कोई काम के नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, वो बचपन से ऐसा फीड किया जाता है। एक तरफ हो गया पॉजिटिव मोटिवेशन, तो आपके ये तो देखिए, हर कोई व्यक्ति जानता है कि पॉजिटिव, एक्चुअली क्या होता है कि एक चीज जो आप नेगेटिव मोटिवेशन बोल रहे हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग चूंकि रूरल और अर्बन दोनों तरह के स्टूडेंट से डील करते हैं, तो हमने एक चीज पाई है कि रूरल जो पेरेंट्स हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों पर अगर प्रेशर नहीं बना के रखेंगे, शहरों में इनको हम पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो प्रेशर बना के नहीं रखेंगे तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये भटक जाएंगे। तो ये जो चीज है कि हम जो है वो इस चीज को हम कर रहे हैं कि वो जो प्रेशर क्रिएट करना है ताकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़े, वो कई बार नेगेटिव मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है। उनको लगता है कि अगर हमने इसको डांटा नहीं, हमने इसको मार्क्स के लिए प्रेशराइज नहीं किया, तो ये वहाँ पता नहीं मूवी देख रहा हो, इधर उधर घूम रहा हो, या बहुत ज़्यादा लेजीनेस के साथ, या मोबाइल और में कहीं बिजी नहीं हो जाए, तो वो उस चीज़ को रोकने के लिए वो क्या करते हैं कि नेगेटिव प्रेशर स्टार्ट करते हैं। ये रूरल में ज़्यादा आ रहा है। अर्बन में एक प्रॉब्लम जो मेन आ रही है, अर्बन जो सिटी के स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो एक कंपटीशन के अंदर ऐसी फैसिलिटीज भी बच्चों को दे रहे हैं। सोशल कंपटीशन चलता रहता है कि साहब फलाने जो वर्मा जी है, उनके बच्चे के पास तो आईफोन है 8, 9, 10th के अंदर ही, 9, 10th में उसके पास में, तो हमारे बच्चे के पास, वो बच्चा कहता है मम्मी उसके पास तो ये वाला फ़ोन है, मेरे को भी ये फ़ोन चाहिए। जैसे बच्चों में कपड़ों का कंपटीशन होता है, फैशन का कंपटीशन होता है, उसी तरह से आजकल इन गैजेट्स का कंपटीशन होता है। उसके पास आईपैड है, उसके पास ये है, उसके पास, मेरे पास क्यों नहीं है। तो वो उस कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए पेरेंट्स वो दे देते हैं बच्चों को कि चलो वर्मा जी के बच्चे के पास है तो अपन भी देवें, ताकि अपने बच्चे को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए, अपना बच्चा फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, बाद में कंट्रोल कर लेंगे। अब टाइम है नहीं, न्यूक्लियर फैमिलीज है सिटीज में ज़्यादातर, दोनों हस्बैंड वाइफ प्रोफेशन में है, या वाइफ अकेली पूरे घर को संभालना भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो अब वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे। गैजेट्स उन्होंने सारे दे दिए, गैजेट्स हमने उसको, बच्चे को जो है ना वो
बिठा दिया मोटरसाइकिल पे विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब हमने उसको डील करना नहीं सिखाया उन गैजेट से, उन गैजेट्स के बारे में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए। अब वो ना उसको छुड़वा पा रहे हैं और ना उससे ले पा रहे हैं वो गैजेट, और ना ही उसके साथ डील करना सिखा पा रहे हैं। नाउ दैट नेगेटिव प्रेशर स्टार्ट्स। अब वो उसको प्रेशराइज करते हैं पढ़ाई के नाम पर। अच्छा, जनरली क्या होता है 17, 18, 19, 20 की एज तक आपके पास एज ए पेरेंट्स आपके पास क्या हथियार है बच्चे को प्रेशराइज करने का, कि ताकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होवे, वो अदर चीज़ों में ध्यान नहीं भटकाए, समय खराब नहीं करे, टाइम वेस्ट नहीं करे। हमारे को हथियार मिलता है पढ़ाई। तुम्हारे नंबर खराब आ रहे हैं, हम इतना उसको नंबरों को लेके टेरराइज करते हैं। हमारा कहने का, हम डायरेक्ट बात नहीं करते, हम इनडायरेक्ट बात करते हैं। अरे भाई बैठ करके आप डायरेक्ट बात करें ना कि बेटा आप जो गैजेट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ओवर यूज़ कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। अब आप पढ़ाई को ही हथियार बना रहे हो, तो आप उसको जब जिस चीज से आप डराओगे उस चीज में इंटरेस्ट कैसे आएगा बच्चे को? तो हम क्या कर रहे हैं कि पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आज के गैजेट की दुनिया में न्यूक्लियर फैमिलीज में पेरेंटिंग का इतना बड़ा रोल प्ले हो गया है, इतना ज्यादा ये मतलब टफ जॉब हो गया है। पेरेंट्स को हमें ज्यादा पहले, क्योंकि बच्चे तक अप्रोच नहीं थी ना किसी चीज की, बच्चे तक केवल फैमिली की अप्रोच थी, ज्यादा से ज्यादा जो क्लोज फ्रेंड्स है उनकी थी। अब पूरे दुनिया जहान की अप्रोच हो गई। कोई भी नेगेटिव काम अगर फॉरेन में हो रहा है, किसी कंट्री में हो रहा है, वो भी आपके बच्चे तक पहुंच रहा है। सोशल मीडिया से हर व्यक्ति तक पहुंच हो गई, तो नेगेटिव अप्रोच करने वाले भी तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो आपको उन गैजेट्स के साथ कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा फैमिली में। तो क्या होता है कि हम डायरेक्ट बात एक तो नहीं करते, नेगेटिव प्रेशर इसलिए आता है। नेगेटिव प्रेशर की कॉज ये है, हम इनडायरेक्टली मना करते हैं। तो इनडायरेक्टली मना करने में हम क्या करते हैं, किसी दूसरी चीज का, दूसरे के कंधे का इस्तेमाल करते हैं। बंदूक चलानी हमें कोई और है और कंधा हम कोई और यूज कर रहे हैं। तो ये फैमिली में बंद होना चाहिए। आप जिस मुद्दे से परेशान हैं डायरेक्ट उसी पर बात करें, आप दूसरे का सहारा न लें। आपको लग रहा है कि बच्चा खराब नहीं हो रहा, तो आप नंबरों का सहारा नहीं लें कि बेटा मार्क्स तू जितने अच्छी तरह पढ़, तेरे मार्क्स से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस तेरा जो मेन टारगेट तूने बनाया है, तेरा एक बैलेंस्ड लाइफ रूटीन होना चाहिए, डेली रूटीन होना चाहिए, और तू एफर्ट कर, इंटरेस्ट ले। इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसके अंदर, 3 महीने ट्राई कर लिया, 6 महीने ट्राई कर लिया, इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो तू फील्ड चेंज कर, दूसरी चीज में इंटरेस्ट ले। बट जो कर वो मन से कर। जितनी भी अच्छी बुक्स हैं, जितनी भी अच्छी मूवीज हैं, सब यही तो देते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको पता चल गया कि इसमें मेरी दाल नहीं गलने वाली है, तो ठीक है, मैं प्लान ए मेरा ये था, प्लान बी ये है, प्लान सी ये है मेरे लाइफ का, तो मैं प्लान बी पे प्रॉपरली वर्क करूं, प्लान सी पे प्रॉपरली वर्क करूं, वहां स्टार्ट करूं। अब मैं प्लान ए पे स्टक हो गया, कर नहीं पा रहा हूं, घर वाले भी कह रहे नहीं नहीं बेटा प्लान बी तो सोचना ही नहीं है, प्लान ए ही करना है तेरे को। मुझे तो पसंद ही नहीं है कि तू नर्स बने, मुझे तो पसंद ही नहीं कि तू कंपाउंडर बने, मुझे तो डॉक्टर बनाना है सिर्फ। ये चीजें जो हो रही है ये गलत है, ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है। पेरेंट्स कहते हैं कि साहब एलडीसी यूडीसी तो मैं ही हूं, तुझे तो सीधा ब्यूरोक्रेट ही बनना है। अरे भाई आप भी क्या खराब हो? अगर आप कंपाउंडर हो, आप नर्स हो, आप एलडीसी हो, तो क्या खराब हो? कितने अच्छे हो आप अपना काम पूरा ड्यूटी प्रॉपरली कर रहे हो। सर कमिंग नेक्स्ट, कि बच्चों को पॉजिटिव स्ट्रेस कैसे दे, कि थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर बोल सकती हो, पॉजिटिव प्रेशर कैसे दे ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं हो और फोकस कर सके। और कई बार ऐसा होता है हम ये प्रेशर देने के चक्कर में कई बार नेगेटिव प्रेशर देने लग जाते हैं, जिससे बच्चों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट, वो बहुत दिल से ले लेते हैं काफी चीजों को। तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ? बिल्कुल बिल्कुल। आज की टाइम का जो 13 ईयर्स से लेकर के 20 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जिस पे आपने भी क्वेश्चन उठाया है। पेरेंट्स को डील करना नहीं आ रहा। 50% 60% पेरेंट्स प्रॉपरली डील कर पा रहे, 40-50% नहीं कर पा रहे। एक तो कभी भी क्या हो रहा है कि हम बच्चे को बड़ा तो कर रहे हैं, पाल तो रहे हैं हॉलीवुड की मूवीज और हॉलीवुड की सीरीज दिखा दिखा के, और फिर हम उसको कहते हैं कि बेटा तू इंडियन कल्चर संस्कृति अपना। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें, हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं।
हर मैटर पे हम ये कर रहे हैं। हम जो चीज़ें दे रहे हैं, उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो बहुत अलग तरह की है, हम ही दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद में हम उसको कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ तू मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा तो बाहर होता है, ऐसा तो अपने यहाँ नहीं होता। तो फिर आपने दिखाई क्यों? आपने उसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया ही क्यों? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब आपको इसमें बैलेंस बिठाना पड़ेगा। आप जो उसको परवरिश दे रहे हो और जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर आप क्या कीजिए कि एक रूपता तो लाइए। कम से कम फैमिली, पेरेंट्स कम से कम ये तो करें, टीचर्स कम से कम ये तो करें। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप उससे डिस्कस करें। न्यूक्लियर फैमिलीज में, छोटे परिवारों में बच्चे के साथ डिस्कशन, उस डिस्कशन से ही गाइडेंस मिलेगा उसको, उस डिस्कशन से ही उसको रास्ता मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगी, और उस डिस्कशन से ही उसके अंदर की बातें, उसके अंदर जो चल रहा है, हम उसकी सुने। हमारे मतलब हम बड़ी अजीब सी एक बीच की ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं कि हम चलते चलते तो एकदम मॉडर्न पिता बन जाते हैं। बेटा हॉलीवुड की मूवीज देख, हॉलीवुड की मूवीज दिखा रहे हैं, दिखानी भी चाहिए, अच्छी साई-फाई मूवीज जो आती हैं बहुत बढ़िया है, बहुत वास्तव में अच्छी है। वहाँ का अपना एक सोशल कल्चर है, एक सोशल इकोसिस्टम है, हमारे यहाँ का एक सोशल इकोसिस्टम अलग है। अब वो दोनों इकोसिस्टम, और बहुत सारी कंट्रीज का अलग है, जापान का इकोसिस्टम, चाइना का इकोसिस्टम अलग है, सोशल इंजीनियरिंग जो है, सोशल इकोसिस्टम जो अलग है वहाँ का, अमेरिका का अलग है। तो अब जो हर कोई, हम क्या कर रहे हैं कि उसको वो इकोसिस्टम दिखा दिया, और अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा वाला इकोसिस्टम वो फॉलो करे, फॉलो हमारा वाला करे। या तो हमें भी थोड़ा मोल्ड होना पड़ेगा कि नहीं भाई, वहाँ की फ्रूटफुल चीज़ें हम भी अपनाएं, हमारे इकोसिस्टम में हमें एडजस्ट करें। हमने धोती कुर्ता हटा करके पैंट शर्ट को एडजस्ट किया है ना, तो अब कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। चाह करके करने में तो बढ़िया है, प्रॉब्लम्स कम आएगी, ना चाहे भी करना तो पड़ेगा ही। और या उसको उस इकोसिस्टम का दर्शन ही नहीं करवाएं, तो यार अपना एक इंटरटेनमेंट सिस्टम ऐसा हो, जो कि पॉसिबल नहीं आज के वर्ल्ड में। आज का जो इंटरनेट का दुनिया है, जो इतनी पूरी दुनिया एक कनेक्शन से कनेक्ट हो गई है, तो उसमें पॉसिबल नहीं है। तो वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज, स्पेशली जो साउथ एशियन कंट्रीज है वो इस फेज से ज़्यादा जा रही है। या आप समझ लीजिए कि जिन देशों का जो कल्चरल सोशल इकोसिस्टम अलग रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ा अलग दौर से गुजर रही है। तो एक तो इसमें डिस्कशन करें, बेस्ट पार्ट यही रहेगा। दूसरा जो है वो, आप बच्चे पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपें, उसको मोटिवेट करें, बट उसका इंटरेस्ट भी साथ में डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है कि जो आपका इंटरेस्ट हो, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहने लगे और मन से चाहने लगे, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन आप ये भी सोच के चलें कि हो सकता है कि वो ना चाहे, इनकार की गुंजाइश भी रहनी चाहिए। नहीं, मैंने जैसा सोचा है वैसा ही करे या यही करे, ये ठीक नहीं है। इससे नेगेटिव प्रेशर या स्ट्रेस क्रिएट होता है। बच्चे के उम्र के साथ जो बदलाव आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो गैजेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो आप उसको इतना कवर नहीं करें कि वो अपने सब कुछ आपसे, आज के पेरेंट्स चाहते हैं कि वो तो किसी बाहरी चीज से वो एकदम उसका खत्म ही हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, और केवल हमसे ही, क्योंकि वो सेफ है। वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं कि ओवर प्रोटेक्शन। आप किसी बच्चे को जन्म से केवल आरओ का पानी पिलाते रहोगे तो वो सबसे जल्दी बीमार पड़ेगा। जैसे ही उसको कहीं पर भी मजबूरी में पीना तो पड़ेगा, कहीं भी उसने नॉर्मल वाटर पी लिया और नॉर्मल वाटर पीने से बीमार हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी एंटीबॉडीज डेवलप ही होने नहीं दी, आपने उसमें रेजिस्टेंट पावर डेवलप ही नहीं होने दी। तो कई बार इवन मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं, ऐसे पेरेंट्स को मैं देख रहा हूं जिन्होंने स्कूल छुड़वा दी, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम डिसाइड करेंगे कि क्या क्या चीजें बच्चे को करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, स्कूल की जरूरत ही नहीं है। स्कूल के अंदर वो मतलब वो इवन इन लोअर क्लासेस, इन थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड, बच्चों को घर पे ट्यूशंस पढ़ाई जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है स्कूल्स। तो वो इंटरेक्ट करना कैसे सीखेगा? वो दुनिया में कैसे, किस तरह से लोगों के बर्ताव के साथ कैसे जीना है, कैसे स्वीकार करना है, कैसे अस्वीकार करना है, हाउ टू डिनाई, और किसी दूसरे के डिनाई को कैसे स्वीकार करना है, वो सब वो चीजें कैसे सीखेगा वो?
जब तक वो इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो ओवर प्रोटेक्शन, अपनी इच्छाएं थोपना और उसको उससे डिस्कस नहीं करना, ये चीजें अगर पेरेंट्स ना करें, उसकी स्किल और उसके इंटरेस्ट को इक्वली वेटेज देवें, केवल अपनी इच्छाएं नहीं थोपें, तो मेरे हिसाब से कोई तरह का नेगेटिव स्ट्रेस फैमिली में आ ही नहीं सकता। आपका बच्चा क्या बनेगा ये प्रकृति डिसाइड करेगी, ये ना बच्चा डिसाइड कर सकता है, कई बार ना पेरेंट्स डिसाइड कर सकता है। मैं निकला था डॉक्टर बनने, बन गया टीचर, क्योंकि मुझे पता चला कि टीचर बनना मेरे लिए ज्यादा बढ़िया है। तो हर व्यक्ति को उम्र के एक पड़ाव में जीवन में उसको पता चलता है कि मैं इस चीज को मुझे करना है, और वो अगर वो चीज वो सीख लेता है और वो कर लेता है तब तो वो खुश रहता है। तो इसलिए धीरे धीरे पता चलेगा, आप कोई चीज को थोपे नहीं, नेचुरली आप उसको सारी फैसिलिटीज देते रहें, डिस्कस करते रहें, और किसी भी चीज के पीछे अंधी दौड़ ठीक नहीं। जब हम ये प्रेशर की बात ही कर रहे हैं और बहुत सारे केसेस सुनने आते हैं, सोसाइटल केसेस, और मूवी 3 इडियट की जब अपने पहले बात कर रही थी उसमें भी सोसाइटल केस था। तो रांचो एक बहुत अच्छा बात कहता है कि अपने पेरेंट्स के फोटोग्राफ अपने वॉलेट में रखो और ये सोचो कि जब तुम सुसाइड कर रहे हो तो उन पे क्या बीत रही होगी। तो आप इस सिचुएशंस को या बच्चों को कैसे इसके बारे में समझाते हो कि प्रेशर इज नॉट एवरीथिंग, बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ इज समथिंग मोर देन ऑल ऑफ दिस। तो आपका क्या टेक है नहीं, देखिए इसमें तो काउंसलिंग और जो गाइडेंस है वही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बच्चों को ये समझाना है कि जीवन में कोई एक चीज जीवन से बड़ी नहीं है, कोई भी एक चीज जीवन से बड़ी नहीं। कई बार कोई रिलेशन बच्चे के लिए इतना बड़ा हो जाता है कि बस ये रिलेशन नहीं मिला तो मैं कुछ भी कर लूंगा, क्योंकि छोटी एज है, अभी इमेच्योरिटी है। कई बार बच्चे को कोई करियर लगता है कि बस ये नहीं बन पाया तो कुछ नहीं। पेरेंट्स भी बार बार ये कहते हैं कि अगर तू ये नहीं कर पाया तो बेकार है, धिक्कार है, बहुत नेगेटिवली उसको मोटिवेट करने, जिसको अपन बोल रहे थे, वो जो कि मोटिवेशन नहीं है, एक्चुअली वो डीमोटिवेशन है। तो उसके कारण क्या होता है कि बच्चे को लगता है पापा मम्मी कह रहे हैं तो भाई यही होगा, दादा दादी भी यही कह रहे हैं, पूरा परिवार भी यही कह रहा है। कई बार क्या होता है कि बच्चा डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल नहीं कर पाया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसका टाइम और उसका परिवार का पैसा बर्बाद हो गया। लास्ट में जब एग्जाम के नजदीक जब उसको गिल्ट फीलिंग होती है, उसको पता लगता है कि अब तो सब कुछ हाथ से निकल गया है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, तब वो गिल्ट फीलिंग से ऐसा कर लेता है। वही करता है जहां बच्चा अकेला है। अकेला मतलब इन द सेंस मेंटली अकेला है, जब उसके थॉट्स उसके साथ शेयर करने वाला कोई नहीं है, बाहर रह रहा है, तो वहां पर इस तरह की टेंडेंसी बढ़ जाती है। या कई बार फैमिली में रहते हुए भी बच्चा किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा। देखिए हम लोगों ने इस पर बहुत वर्क किया पिछले 3-4 सालों से। पूरी कोटा के अंदर इस तरह की जो केसेस बढ़े, उसके बाद पूरा राजस्थान पूरा चिंतित हुआ। इवन इंडिया लेवल पर ये चिंता बनी कि ये क्यों हो रहा है और इतने छोटे बच्चों में क्यों हो रहा है। तो उस तरह से पता चला कि भी इस पर काफी वर्क भी हुआ। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो इस तरह के नेगेटिव प्रेशर चार्जेस देवे नहीं, क्योंकि कोई भी एक फील्ड, कोई भी एक चीज नहीं है कि आप इतना नहीं है कि बस वो नहीं होगा तो कुछ ही नहीं होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनने निकले थे, फाइटर पायलट बनने निकले थे, बन गए साइंटिस्ट। MS धोनी जो है वो फुटबॉलर बनना चाहते थे बचपन में, बन गए बहुत अच्छे क्रिकेटर, दुनिया के फेमस क्रिकेटर। मिस्टर बच्चन, अमिताभ बच्चन जो है वो रेडियो जॉकी, जिनको आज बोलते हैं हम, रेडियो अनाउंसर बनना चाहते थे, आज की भाषा में कहे तो RJ बनना चाहते थे, बन गए बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार। तो क्या होता है कि आप जितने भी फेमस लोगों की आप देखोगे 90% स्टार्टिंग में कुछ और बनना चाहते थे। एंड इट इज 90%, इट इज नॉट 50%, इट इज नॉट 70%, इट इज मोर देन 90% कि इंसान ने 17, 16, 18 साल, 20 साल की उम्र में कुछ और बनने का सोचा और अल्टीमेटली 30 साल की उम्र में वो कुछ और बना और बहुत सक्सेसफुल बना। तो अब ये चीज फैमिली को एक्सेप्ट करनी चाहिए, टीचर्स को उनको बतानी चाहिए और बच्चे को भी समझनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं। कई बार देखिए बहुत फेमस किस व्यक्ति का डायलॉग है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि जो आप चाहते हो वो नहीं बन पाए, जो प्रकृति ने चाहा आप वो बन गए, तो इट इज मोर बेटर God has some better plan for you. प्लान फॉर यू।
जो तो ये चीज बहुत एकदम अक्षरशः सही है लाइफ की ये बात। इस चीज पे हम सबको भरोसा होना चाहिए। हम एफर्ट कर रहे थे, वही बस अपने हिसाब से एफर्ट करते रहिए, और आप जो जो चेंजेस आ रहे हैं, नेचर आपको कुछ और करने के लिए इशारा कर रही है, तो उसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए, और इस तरह से एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ कुछ बेटर होने जा रहा है। तो ये चीजें अपने आप, ये जो नेगेटिव जो प्रेशर है, पहले अपने डिस्कस कर रहे थे कि अपने जो ये सोसाइटल बच्चे होते हैं तो उसके सिम्टम्स पहले दिखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल, तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट? हाँ उसमें हम लोगों ने इस चीज में बीच में रह गई थी कि मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे गवर्नमेंट के साथ मिल करके, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिल करके जब हमने इस मामले पे चिंतन मनन किया, तो बहुत सारी चीजें निकल के आई। एक ट्रेनिंग होती है, गेट कीपर ट्रेनिंग हम लोग बोलते हैं, कीपर। गेट कीपर ट्रेनिंग। ओके। तो ये गेट कीपर ट्रेनिंग जो है, ये कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइडल अटेम्प्ट जैसा डेंजरस स्टेप उठाने जा रहा है, तो उसके मूड में, उसकी पूरे के पूरे पर्सनैलिटी में जो चेंज आता है फॉर दैट 2 to 3 days जब वो ये काम करने वाला है, उसको पहचानने का वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत छोटा सा 72 आवर्स का है। और उसमें 4 घंटे की हम लोगों ने 2-3 वर्कशॉप लगवाई। तो उससे क्या होता है कि हम टीचर्स को सबको ये गेट कीपर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं, ताकि ये जो हो रहा है कि जो बच्चा एकदम आइसोलेट रहने लग गया है, अचानक से उसने बोलना बंद कर दिया है, बहुत ज़्यादा सोने लग गया है, ऐसा नहीं कि वो पहले वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन सडनली वो इन दिनों कहीं बुझा लगता है, फिर एकदम से वो अगर रेगुलर अगर मान लीजिए क्लासेस में आना बंद हो गया। इसी तरह से हम लोग पेरेंट्स को भी गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो गेट कीपर प्रोग्राम्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बुझा सा रह रहा है, वो कुछ करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। इसमें हमें झिझक नहीं करना चाहिए। मैं बच्चों को, पेरेंट्स को बोलता हूँ कई बार कि आप इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, तो वो कहते पागल है क्या? अरे भाई, साइकेट्रिस्ट को दिखाना पागल होने पर ही दिखाएंगे क्या? कोई भी मानसिक तनाव हो सकता है, और मेडिसिन आपको हेल्प कर सकती है, काउंसलिंग आपको हेल्प कर सकती है। तो वो अवेयरनेस थोड़ी पेरेंट्स पे बढ़ानी पड़ेगी, पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा, और बच्चों को गेट कीपर ट्रेनिंग सभी इंस्टीट्यूट, सभी स्कूल्स को अपने बच्चों को करवानी चाहिए, और अननेसेसरली नेगेटिव प्रेशर देना ही नहीं चाहिए। वो लाइफ के ही थ्योरी और प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। करेक्ट। चलो सर, ये सारी बातें कर ली, अब मेन मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं अपने। जो थोड़ी वीक्स बचे हैं 10th एग्जाम्स के, जो बच्चे देने वाले हैं 10th एग्जाम, उसके बाद आएगा स्ट्रीम कौन सा सिलेक्शन करना है, क्या पहले तो पास हो जाए अच्छे नंबरों से। तो वाई 10th बोर्ड इज सो इम्पोर्टेंट? आई वुड लाइक कि आप थोड़ा मोटिवेट कर दे बच्चों को, ताकि 20-30% जो अभी लिमिट है उससे वो पुश कर सके अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम्स के, जैसे आज अपन नवंबर में ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। साइंस के बच्चों के तो जनवरी में प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होता है कि अब बच्चा जो क्या करे, लास्ट मोमेंट पे अननेसेसरली प्रेशर फील नहीं करे। एक सिस्टम बनाए कि उसके पास 3 months है, उसके पास 2 months है, 3.5 months है, और प्रॉपर प्लानिंग करे। और अपने जो भी एकेडमिक पार्ट है, जो भी चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप क्या करें कि हर सब्जेक्ट के जितने चैप्टर्स हैं, मान लीजिए 10 चैप्टर्स हैं, तो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। एक वो चैप्टर्स जो अभी तक आपने बहुत अच्छी तरह कर लिए हैं, और एक वो चैप्टर्स जो आपने इतने अच्छी तरह से नहीं कर पाए, जिनसे आपको अभी भी डर लग रहा है। ठीक है। और उन दोनों को आप इक्वली टाइम मैनेजमेंट देवें। जैसे मान लीजिए आपका 6 आवर सेल्फ स्टडी है। अब बोर्ड के समय लगभग सब लोग इतना स्कूल के बाद या इंस्टीट्यूट के बाद इतनी पढ़ाई कर लेते हैं, तो उसमें क्या हो कि वो क्या करें कि जैसे 6 घंटे पढ़ाई है, तो 3 घंटे टफ चैप्टर्स पे वर्क करेंगे, और 3 घंटे जो चैप्टर्स अच्छी तरह हो रखे हैं उनको रिवाइज करेंगे। फिर धीरे धीरे अपने आप ही वो चैप्टर्स जब कंप्लीट होते जाएंगे, तो रिवीजन का टाइम और बढ़ता जाएगा, 3 की जगह 4 होता जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करें कि सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। इजी टॉपिक्स फॉर यू, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स फॉर यू, एंड वीक टॉपिक्स फॉर यू। स्ट्रॉन्ग, वीक एक बना ले। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, साइंस हो, 10th के बच्चे हैं तो मैथ्स हो, तो बना ले। अब इस पे वर्क करें
इधर से आप इवन आप ये कर सकते हैं कि भी अभी क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा बचा हुआ है, 3.5 months है, 3 months है, तो वो ये कर सकते हैं कि जो टफ टॉपिक्स हैं उनको 4 hour दे दें, इजी टॉपिक्स के रिवीजन को 2 hour दे दें, और एक एक सब्जेक्ट उठाते रहे। रिवीजन डेली एक सब्जेक्ट के चैप्टर का कर ले, 2 दिन लग सकते हैं, 1 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है। 3 दिन में मैक्सिमम एक चैप्टर रिवाइज हो जाता है जो हमारा स्ट्रांग है। 2-2 घंटे देने पर 6 घंटे में अच्छा रिवीजन हो जाता है। इधर हम 4 घंटे दे रहे हैं तो 4 घंटे में हम 2-2 घंटे 2 सब्जेक्ट को दे दें पर डे। एक टॉपिक उठाया, उस सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट की पूरे हो गए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को उठा लिया। इसके लिए भी हम लोगों ने बेस्ट मेथड ऑफ सेल्फ स्टडी नाम से अपने जो सिंथेसिस का यूट्यूब चैनल है, इस पे हमने 2 वीडियोस डाल रखे हैं 35 मिनट्स के। आप उसमें बच्चे जाकर के, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे स्पेशली नीट और जेई वाले, और कॉमर्स वाले भी, सीए में भी उसकी हेल्प ले सकते हैं कि बेस्ट मेथड ऑफ सेल्फ स्टडी क्या है। सेल्फ स्टडी का हम जितना अच्छा रिवाइज करेंगे, हमें नई चीजें भी जो हमारी कमजोर है वो सीखनी है, स्ट्रांग बनानी है, और जो पुरानी चीजें हैं वो कमजोर ना हो जाएं। तो वेल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ सेल्फ स्टडी पहला पार्ट है, जो अब बच्चों को सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो लास्ट के 3 महीने ही जगते हैं कि अब पढ़ाई करेंगे, तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़े। दूसरा जो चीज है कि अब आपके वो टाइम आ गया है जिसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की हेल्प लेवें। आप कोई भी सब्जेक्ट में 1-2 साल के 2025, 24, 23 के 3 साल के पेपर एटलीस्ट देख लेवें तैयारी करने से पहले। तो आपको चैप्टर वाइज, आजकल तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो अभी जो 10th और 12th की लास्ट मोमेंट पे जो बच्चों को पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि टफ टॉपिक्स और इजी टॉपिक्स को करना है, हाँ, उसको अच्छे तरीके से। दूसरा जो है वो ये कर देना है कि आपको प्रीवियस 3 ईयर क्वेश्चंस पेपर एटलीस्ट उस टॉपिक के देख लीजिए सॉल्व करें। और उसको सॉल्व करें। और तीसरा जो है वो कि अब आप शॉर्ट नोट्स बनाएं या उनके शॉर्ट वीडियोस देखें, ताकि आपको फिर मेन टाइम में एग्जाम में उतना लंबा नहीं पढ़ना पड़े। और आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए चैप्टर वाइज, तो बोर्ड एग्जाम में पहले रिवाइज करने में लास्ट 10 डेज में भी आप अच्छा रिवीजन कर पाओगे। ओके, तो काफी कुछ आपने बता दिया है, हाउ टू डू सेल्फ स्टडी, हाउ टू चूज द स्ट्रीम, एंड पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मोटिवेशन, पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आजकल टोटली डिफरेंट हो गया है। सर, मैंने डिसाइड कर लिया, चलो साइंस लेना है, कॉमर्स नहीं लेना है, वॉट एवर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि इंस्टीट्यूट का कैसे सिलेक्शन करें, क्योंकि अगर जब साइंस के बारे में सोचते हैं तो कोटा ही फैसिनेटिंग वर्ड लगता है। वो बाय डिफॉल्ट माइंड में है कि पेरेंट्स को भी, और बच्चों को मैं नहीं बोल सकती, लेकिन पेरेंट्स के माइंड में यही है कि कोटा भेज देते हैं। तो क्या आजकल लोकली इंस्टीट्यूशंस भी अवेलेबल है? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि इट्स फ्यूचर बिल्डिंग, ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या डिसीजन फैक्टर्स होने चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्कूल्स और इंस्टीट्यूट दोनों का ही सिलेक्शन कैसे करें, राइट। चाहे 8, 9, 10th लेवल पे स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर रहे हैं, पहला काम ये होना चाहिए कि हम केवल बड़े नामों पर नहीं जाएं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसकी ऑल पैन इंडिया ब्रांचेज हैं, लेकिन जो आपके शहर में उसकी ब्रांच है, उसका क्या रिजल्ट है पर्टिकुलर, क्योंकि वो तो पैन इंडिया रिजल्ट छाप रहा है कि मेरी 1st, 2nd, 3rd ऑल इंडिया रैंक आ गई, राइट। बट मान लीजिए वहां उस शहर की जो उस ब्रांच है उसमें इंस्टीट्यूट फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं है। तो एक तो पेरेंट्स ये देखें कि कोई भी, अच्छा बड़े शहर है तो एक ही इंस्टीट्यूट, चाहे वो लोकल इंस्टीट्यूट ही हो, और उसकी भी 4-4 ब्रांचेज होती है। तो आप ये देखें कि जहां पर आप बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच का क्या रिजल्ट रहा। अच्छा, वो रिजल्ट लास्ट ईयर का था, तो लास्ट ईयर जो फैकल्टीज ने पढ़ाया वही फैकल्टीज पढ़ा रही है क्या, वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्या? क्योंकि आपने अगर मान लीजिए टीचर्स ही चेंज कर दिए, उन्होंने तो रिजल्ट उन फैकल्टी सिस्टम ने भी दिया था, टेस्ट सीरीज का भी कंट्रीब्यूशन है, स्टडी मटेरियल का भी कंट्रीब्यूशन है, बट द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इज ऑफ टीचर्स। तो ये चीज ध्यान रखें। तो एक तो जिस जगह आप पढ़ने जा रहे हैं, जिस ब्रांच में पढ़ने जा रहे हैं, उसका प्रीवियस रिजल्ट देखना है। दूसरा, उसके टीचर्स का एकेडमिक जो पार्ट है वो देखना है। और ये नहीं देखना है कि खाली बस अगर आपके शहर में, आपकी सिटी में बढ़िया इंस्टीट्यूट है तो फिर आपको बाहर जाने के ऑप्शंस को सेकेंडरी रखना चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग को मजबूरी में लेना चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग आप हेल्प ले सकते हो, एक सपोर्टिव वे में ले सकते हो,
आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वहां पर आपको चारों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या तीनों सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रांग नहीं मिले, कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन कमजोर मिल रहा है, तो आप उसको ऑनलाइन कोचिंग को यूज कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी स्टडी आप ऑनलाइन कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। उससे एक रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, रूटीन बन नहीं पाता है किसी भी स्टूडेंट का। ऑफलाइन ऑनलाइन में मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन मजबूरी में करना चाहिए, ऑफलाइन को प्रेफर करना चाहिए। दूसरा नंबर चीज, आपके शहर में अगर अच्छा इंस्टीट्यूट है, रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है जहाँ अच्छे टीचर्स हैं, तो उसको प्रेफर करना चाहिए। मेरे पास इवन बीकानेर में अपने यहाँ पर कई बच्चे बाहर से आए और ऐसे शहर से आए जहाँ अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट था। हाँ, मैंने उनके पेरेंट्स को मना कर दिया। हाँ, मैंने कहा आप क्यों भेज रहे हो यहाँ पर, आपको के साथ बाहर पढ़ाई, घर में पढ़ाई नहीं होती, एक बड़ा मैटर ये बनता है। तो हमने पेरेंट्स को कहा कि नहीं, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करवा दीजिए। आजकल तो ये लाइब्रेरी फैसिलिटी हर जगह, हर छोटे छोटे गाँव में हो गई है। करेक्ट। तो घर का घर में है और बाहर का बाहर है। वो 6 घंटे अपने इंस्टीट्यूट जाएगा, 6 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ेगा, बाकी 12 घंटे अपना घर आके रेस्ट करेगा, उसको घर का खाना भी मिल गया। तो अननेसेसरली बाहर जाने का जो ये सिस्टम है वो नहीं करना चाहिए। काफी सारी चीज अरेंज करना पड़ता है, खाना पीना, रहना, बिल्कुल। कपड़े, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, कितने और बहुत टाइम वेस्ट होता है। हाँ, और वो बच्चे का खाना पूरा से हम उसको अननेसेसरी रिस्क में डाल रहे हैं। तो प्रेफर ऑफलाइन, प्रेफर इंस्टीट्यूट ऑफ योर ओन सिटी एंड सेलेक्ट इंस्टीट्यूट और स्कूल बाय देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, नॉट बाय देयर नेम्स। ये की पॉइंट्स है। ओके, नाइस सजेशन। तो आई फील ये पॉडकास्ट सुन के काफी लोगों को बेनिफिट होगा। तो सर, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद रिकोडिंग माई सेल्फ? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। और ये जो इश्यूज हैं ये इतने ज़्यादा रेलेवेंट इश्यूज हैं कि आज के समय में ये जो पॉडकास्ट है ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, इसका मेरे को पूरा विश्वास है। ओके, थैंक यू सो मच सर।